ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में अपन फॉर्मल सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे थे काइनेमेटिक इक्वेशन के। ठीक है, अब उसके आगे चर्चा करते हैं। तो कल आपको एक न्यूमेरिकल दिया था करने के लिए, आई होप आप करके लाए होंगे। तो न्यूमेरिकल था t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ऐसा ही था। और आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना था इन टर्म्स ऑफ v। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट सॉरी t के रेस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ पे 2ax dx अपॉन dt लिखा जाएगा। ओके, प्लस यहाँ पे b dx अपॉन dt लिखा जाएगा। तो dx अपॉन dt दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2ax प्लस b आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू v। इसका वन टाइम और डिफरेंशिएट कर देते इसको, ठीक। तो यहाँ पे 0। अब यहाँ पे क्या है, x भी वेरिएबल है, dx अपॉन dt भी वेरिएबल है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2a और x का करेंगे तो dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt पहले से लिखा हुआ है तो स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2ax और dx अपॉन dt का आप डेरिवेटिव करेंगे तो d2x अपॉन dt स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे b और d2x अपॉन dt स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन 0 बराबर यहाँ पे 2ab स्क्वायर इसको लिख दिया जाएगा, प्लस यहाँ पे 2ax प्लस b और मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पे d2x अपॉन dt स्क्वायर, एंड यू आर इंटरेस्टेड इन d2x अपॉन dt स्क्वायर बिकॉज दैट इज एक्सेलरेशन। तो a बराबर -2a, यहाँ पे ये आपने कांस्टेंट लिया हुआ है तो इसको a प्राइम बोल दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ऐसा ना हो कि आप काट दे 2x प्लस बी की a से a कैंसिल b स्क्वायर बराबर समथिंग। तो 1 अपॉन 2x प्लस बी के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। तो a प्राइम इज इक्वल्स टू -2a b क्यूब आ जाता। ओके, और यही आपका आंसर था। और भी कोई क्वेश्चन दिया था इसके अलावा करने के लिए? नहीं दिया था। तो हेडिंग डालिए प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और टीआईएफआर में प्रोजेक्टाइल मोशन का यूज करके 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। जेम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो वही बिल्कुल बेसिक है जो आप पढ़ के आए हैं। तो कोई भी पार्टिकल है जिसको आप अर्थ की सरफेस से किसी एंगल थीटा पे फेंकते हैं, और जो अपन प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे जो आपका पार्टिकल की मोशन देखी जाती है, ये जो आपकी अर्थ की सरफेस होती है उसके बिल्कुल पास में देखी जाती है। और आप मानते हैं कि जो ग्रेविटी का इफेक्ट है वो सभी जगह यूनिफॉर्म है, वेरी नहीं कर रहा है। जब आप 11th क्लास में पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ से अर्थ से डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ आपके जो जी की वैल्यू है ये भी वेरी करती हैं। आप इसके अर्थ के अंदर जाते हैं तब भी वेरी करती हैं, या आप बाहर जाते हैं तब भी वेरी करती हैं। बट जो यहाँ पे बात की जाएगी अपने प्रोजेक्टाइल मोशन में, यहाँ पे अपन जो आपके अर्थ की सरफेस से उसके नियर की बात करेंगे। ठीक है, और यूनिफॉर्म मानेंगे ग्रेविटी। तो सबसे पहले तो प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, तो किसी भी पार्टिकल को अगर आप थीटा एंगल पे किसी इनिशियल स्पीड से प्रोजेक्ट कराते हैं तो वो एक कर्वी पाथ का फॉलो करता है। तो जो आपका पार्टिकल होता है इसे आप प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, और इसकी जो मोशन होती है इसे आप क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आपने क्या किया, इस प्रकार से इसको आपने एक्स एक्सिस मान लिया और इसको आपने वाई एक्सिस। यहाँ पे किसी थीटा एंगल पे यहाँ पे यू स्पीड से आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका और आप जानते हैं किस प्रकार से पैराबोलिक पाथ का फॉलो करेगा। तो ये यहाँ से अगर अपन वेलोसिटी के कंपोनेंट ब्रेक करते हैं तो इस डायरेक्शन में कितना आता है, यू कोस थीटा आता है, और इस डायरेक्शन में अगर अपन बात करते हैं तो यू साइन थीटा आता है। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कंपोनेंट ब्रेक करने में। हो सकता है बहुत से बच्चों को शुरुआत में दिक्कत आती है, बट आप जानते हैं थीटा के साइड में कोस आता है, अपोजिट साइड में साइन आता है। यहाँ पे अगर आप बात करें ग्रेविटी की, तो ग्रेविटी जो आपकी लग रही है वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं, अभी मैं कोई बात नहीं कर रहा, केवल मैं क्या करना चाह रहा हूं, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाह रहा हूं। मैं हाइट की भी बारे में बात करूंगा, बट हाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे। अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन लिखना सीख जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है अपने को। सबसे पहले बताइए एक्स डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी आपकी v0, v0 क्या है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, कितनी है भैया, u cos थीटा। ठीक है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे एक्सेलरेशन की बारे में बात करता हूं तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। जो यहाँ पे मोशन हो रही है केवल और केवल ग्रेविटी के इफेक्ट में हो रही है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करता हूं तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, Vx बराबर यहाँ पे V0x प्लस यहाँ पे ax थी, तो v बराबर u प्लस एटी होता है, और यहाँ पे ax की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो vx की वैल्यू क्या होगी, v0x के बराबर होगी, एंड दैट इज इक्वल्स टू u cos थीटा। मतलब इस पूरे की पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं इस पॉइंट पे भी बात करता हूं, इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, u cos थीटा। जब ये यहाँ पे टकराएगा तो इस पॉइंट पे भी इस डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी होगी, u cos थीटा ही होगी। मतलब जो आपका पार्टिकल ऊपर जा रहा है और ये नीचे गिर रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, और यहाँ पे वेलोसिटी के y कंपोनेंट की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन y डायरेक्शन में लिख लेते हैं, एक बार यहीं पे लिखवा देता हूँ। y डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। ठीक है, तो y डायरेक्शन में बात करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी v0 y की वैल्यू कितनी है भैया, u sin थीटा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं ay की तो इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखता हूं तो यहाँ पे आप लिखेंगे vy बराबर v0y प्लस ay टू t। तो vy इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिखा जाएगा u साइन थीटा माइनस का dt। क्लियर है, ये आपने वेलोसिटी की इक्वेशन लिख दी। जैसे t बराबर 0 पे इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा है, t का मान जैसे जैसे बढ़ेगा तो आपकी वेलोसिटी कम होगी, और एक पोजीशन ऐसी आएगी जब gt बराबर क्या हो जाएगा, u साइन थीटा हो जाएगा। उस सिचुएशन में आपके जो पार्टिकल के पास वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है, तो vy बराबर 0 हो जाएगा। और इस सिचुएशन में पार्टिकल जो है अपनी मैक्सिमम हाइट ट्रेवल कर चुका होगा, क्योंकि जैसे एक बार इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, अब ये क्या करने का काम करेगा, वापस नीचे आने का काम करेगा। तो जो मैक्सिमम हाइट ट्रेवल कर सकता था वो इस टाइम में कर चुका, और यहीं से आपके टाइम ऑफ फ्लाइट का कॉन्सेप्ट। तो पूरा का पूरा खेल केवल इन्हीं इक्वेशंस का है, बाकी कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। यहाँ पे y, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं
तो यहाँ पे y बराबर भाई यहाँ पे आपने लिखा था y, अगर y डायरेक्शन बात करते हैं, अगर आपने r के फॉर्म में लिखा था तो r बराबर आपने लिखा था v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर। यहाँ पे r के स्थान पे आप क्या लिख देते हैं, y लिख देते हैं, और v0 y की वैल्यू कितनी है भैया, u sin थीटा, तो y बराबर ut और प्लस का यहाँ पे 1/2 लिखा। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, ए वाई की अपन बात करेंगे तो ये कितना है, माइनस का जी, और यहाँ पे क्या आ गया, टी स्क्वायर आ गया। तो इस प्रकार से पार्टिकल की जो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसे आप कैलकुलेट कर, क्लियर हो गया। अब अपन टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें। अब ध्यान से देखिए सिचुएशन क्या है, पार्टिकल अगर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में आप मोशन देखते हैं तो ये आप पहले वाई डायरेक्शन में देखिए, तो पार्टिकल क्या किया, यहां तक गया और इस पॉइंट पे वी वाई की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, और पार्टिकल यहां से वापस आ गया। ये आपके वाई डायरेक्शन में मोशन हुई। इसी टाइम पीरियड के दौरान मान लेते हैं ऊपर से नीचे आने में इसको कैपिटल टी टाइम लगा है, और इसी टाइम पीरियड के दौरान आपका पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में भी चला है, तो उस एक्स डायरेक्शन को इस प्रकार से देख लेते हैं। अब इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना था, आप कहेंगे सर u cos थीटा था, तो इसने क्या किया, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ने अपनी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की तो t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी रेंज आ गई x डायरेक्शन में जो यहाँ पे ट्रेवल की है। तो अगर इन दोनों को मैं मिक्स करके देखता हूं तो पार्टिकल शुरुआत से ही कैसी टेंडेंसी रखेगा, एक्स डायरेक्शन में चलने की टेंडेंसी रखेगा। सर एक्स डायरेक्शन में चलने की टेंडेंसी क्यों रख रहा है, क्योंकि उसके पास स्पीड है, हालांकि वो ऊपर जा धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो रही है वर्टिकल डायरेक्शन में, बट उसकी स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। और अगर आप देखें तो इस प्रकार से ये टॉप पे पहुंचा, ये थोड़ा अप लेके चलते हैं इसको, यहीं से ये यहाँ पे पहुंचा तो इसकी स्पीड क्या हो गई वर्टिकल डायरेक्शन में। वेलोसिटी की बात करें अगर वर्टिकल डायरेक्शन में 0 हो गई, बट इस पॉइंट पे भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, u cos। तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे होता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, u cos थीटा होती है, और केवल कौन सी डायरेक्शन में होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है, एक्स डायरेक्शन में होती है, वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होती है। अब पार्टिकल जब यहां से भाई यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई, अब जब वेलोसिटी 0 हो गई तो ग्रेविटी के इफेक्ट में क्या होगी, अब फ्री फॉल होगा या नहीं होगा। कोई भी पार्टिकल है, आप लोगों को कल ही पढ़ा है, यहाँ से अभी इसको इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, इस पे क्या लगेगी, यहाँ पे अगर आपकी ग्राउंड है तो इस पे क्या लगेगी, ग्रेविटी लगेगी, और ये क्या काम करने, ये नीचे आने का काम करेगा। तो जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो उसे नीचे की ओर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है भाई, यहाँ पे 0 है तो जाहिर सी बात है नीचे आएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और इसका काम तो क्या, ओरिजेंटल कंपोनेंट का काम तो इस डायरेक्शन में आगे ले जाना। जब तक पार्टिकल हवा में रहेगा एक्स कंपोनेंट का काम है उसको एक्स डायरेक्शन में मूव कराना। ठीक है, फिर इस प्रकार से आगे बढ़े। और सबसे इंटरेस्टिंग थिंग है जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो कितना होगा, पी की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी आपके जितनी स्पीड से ऊपर फेंका गया। आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन में सेम आएगा, तो जितनी स्पीड से आपने ऊपर फेंका है उतनी स्पीड से नीचे टकराएगा वर्टिकल डायरेक्शन में। जितनी स्पीड यहाँ पे अगर मैं जनरल बात करूं तो यहाँ पे स्पीड मान लेते हैं अपन, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर देता हूं, तो सिचुएशन देखते हैं। यहाँ पे जो आपके एक्स डायरेक्शन में स्पीड है कितनी है, u cos थीटा, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, vy है। ठीक है, यहाँ पे vy है, तो जब मैं यहाँ आऊंगा भाई सेम सिचुएशन है, सिमिलरिटी है, जब मैं यहाँ आऊंगा तो इस डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी रहेगी, u cos, और यहाँ पे बस केवल डायरेक्शन चेंज होगी, वेलोसिटी यहाँ पे vy रहेगी, जितनी यहाँ पे उतनी यहाँ पे रहेगी। आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो उससे रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, अभी अपन आगे चर्चा करेंगे, पहले तो बताएंगे कि ये समझ में आया नहीं आया। क्लियर है, साक्षी क्लियर है,
अतुल समझ में आ गया? आपसे पूछ रहा हूं। तो अब आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपसे मैक्सिमम हाइट पूछी जा सकती है। इस पूरी मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट आपसे पूछा जा सकता है। आपसे रेंज पूछी जा सकती है। आपसे पाथ की ट्रेजेक्ट्री पूछी जा सकती है। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन से आपको पता लग जाता है कि जो आपका पार्टिकल मूव कर रहा है वो किस प्रकार से मूव कर रहा है। आपसे एरिया अंडर द कर्व पूछा जा सकता है। आपसे पार्टिकल ने जिस ट्रेजेक्ट्री का फॉलो किया है इस ट्रेजेक्ट्री की आपसे लेंथ पूछी जा सकती है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो प्रोजेक्टाइल मोशन से बनते हैं। क्या यहाँ पे कुछ भी रटने की जरूरत है क्या? कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत है क्या? कोई फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको याद नहीं करना पड़ेगा। बहुत सी बार आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर वो एच के फॉर्मूले में टू थीटा था या आर के फॉर्मूले में साइन टू थीटा था। इसे एक में साइन स्क्वायर थीटा आता है, एक में साइन टू थीटा आता है। तो इतना नहीं सोचना, डायरेक्ट पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, सोल्व कर लीजिए। अगर फॉर्मूले याद रखे तो किस किस को रखेंगे? ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर अपने को कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, आइए। तो भाई केवल वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन को देखते हैं, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन है वही डिसाइड करेगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी दी तभी पार्टिकल अर्थ की सरफेस से ऊपर की ओर गया, और उसी वेलोसिटी जब वो जीरो हो गई वापस नीचे गिरना प्रारंभ किया तो यहाँ पे आ गई। ठीक है। तो जब यहाँ पे आपने इसको भेजा, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी इसके पास, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे u साइन थीटा, और यहाँ पे कहीं पे जाके इसकी vy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कितने टाइम में? t टाइम में मान लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? vy बराबर u साइन थीटा माइनस gt। क्लियर है? तो यहाँ पे vy की वैल्यू जीरो हो जाएगी जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे u साइन थीटा माइनस का gt, तो यहाँ पे t बराबर कितना लिख दिया जाता है? u साइन थीटा अपॉन t लिख दिया जाता है। इस बात में तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पार्टिकल को जितना टाइम यहाँ पे पहुंचने में लगेगा उतना ही टाइम पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने, दोनों प्रोसेस के दौरान जो टाइम इंटरवल रहेगा वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करनी है तो आप क्या कर देंगे? 2t कर देंगे, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन। क्लियर है? तो ये आपका क्या आ गया? टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब आपको क्या बोला जाता है कि जब पार्टिकल ने इस प्रकार से मोशन की, प्रोजेक्टाइल मोशन इस प्रकार से थी, तो यहां से यहां तक जब पार्टिकल जहां से प्रोजेक्ट किया जाता है और जहां पर लैंड करता है, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बिटवीन की जो डिस्टेंस होती है उसे आप क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। तो आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी डिस्टेंस लिखी जाती है तो क्या लिखा जाता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पे आर बराबर आप क्या लिख देंगे? इस डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? u cos थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 2u sin थीटा अपॉन। तो यहां से आप क्या लिख देंगे? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन, दैट इज योर रेंज। अब आपसे बोला जाता है कि नहीं, आप तो मैक्सिमम हाइट की बात कीजिए। h आपको कैलकुलेट करना है। तो आप जानते हैं मैक्सिमम हाइट की सिचुएशन में जो y डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है वो कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, vy स्क्वायर बराबर uy स्क्वायर माइनस का कितना है? 2g, कैपिटल H लिख देते हैं, और यहाँ पे पहले s लिख दीजिए आप। तो अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे जीरो होते ही जब vy की वैल्यू जीरो होगी, uy की वैल्यू कितनी है भैया? u साइन थीटा माइनस का 2g, और s की वैल्यू कितनी हो जाएगी? h हो जाएगी, क्योंकि ये इक्वेशन तो जनरल, आपको किसी भी पॉइंट के लिए अगर डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे s इसकी वैल्यू चेंज होगी। ठीक है।
जाहिर सी बात है, अगर आपने s बराबर 1 लिखा, जिसे मान लेते h बराबर 5, तो s बराबर जब आप 1 पे पहुंच गए तब वेलोसिटी की वैल्यू कुछ और होगी, जब आपने इसकी वैल्यू 2 कर दी तब इसकी v की वैल्यू कुछ और होगी, जब v की वैल्यू 0 हो गई तब यहाँ पे जो हाइट होती है उससे आपने मैक्सिमम हाइट बोला है, ठीक है। और ये स्क्वायर है भैया, तो यहाँ से h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सिंपल है या नहीं? डायरेक्ट आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लिया, रेंज कैलकुलेट कर लिया, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर ली। आपने एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी है डिस्प्लेसमेंट की, वाई डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी है। और अगर आप एक्स और वाई में रिलेशन डिफाइन कर देते हैं तो वहां से क्या हो जाएगी, आपके जो पाथ के हैं, जो ट्रेजेक्ट्री हैं, उसकी इक्वेशन डिफाइन हो जाएगी। क्लियर है? तो 1 बाय 1 करके लिखे, फिर इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर अपन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस पढ़ेंगे। कभी टावर से थीटा एंगल पे फेंका जाता है ऊपर की ओर, तब क्या होता है, नीचे की ओर फेंका जाता है तब क्या होता है, कोई इंक्लाइन प्लेन ले लिया जाता है, जैसे इस प्रकार की सिचुएशन ले ली, और यहां से किसी एंगल फाई पे फेंका जाता है, तो इस प्रकार से आपकी ट्रेजेक्ट्री बनती है। इस प्रकार की सिचुएशन में आप कैसे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। कोई भी आपकी कार्ट है, ये आपकी कार्ट है भैया, ठीक है, गाड़ी है, और यहाँ से आप प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी थीटा एंगल पे, ये वी नोट वेलोसिटी जा रही है, तो जो मूविंग कार्ट है उससे जब आप प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे, उस सिचुएशन में आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन कैसी दिखाई देगी, उन सब के बारे में अपन बातचीत करेंगे। और अगर आपका मन रहा तो बातचीत ये भी कर लेंगे कि अगर एयर फ्रिक्शनल फोर्स को अपन ऐड कर देते हैं, जैसे कोई भी आप मोशन को करवा रहे हैं, यहाँ से आप पार्टिकल को फेंक रहे हैं, तो यहाँ से आपने पार्टिकल ये आपका ब्लॉक हो गया, और यहाँ से आपने इस डायरेक्शन में ये आपकी अर्थ हो गई, तो आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका तो जनरली कैसा ऐसा पाथ बनेगा, ऐसा ही बनता है। आपने देखा भी होगा, पत्थर फेंक के देख लीजिएगा, पता लग जाएगा किस तरीके का पाथ आता है। बट यहाँ से इतना एयर फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करा दिया जाए कि इसको कहाँ पे गिराना है, यहाँ पे गिराना है, कितना अपने को एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट होगी, कितना फोर्स आपको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, और वो किससे प्रोवाइड कराएंगे, आप एयर से प्रोवाइड कराएंगे। तो ये इस प्रकार से तो ऐसी सिचुएशंस भी अपन पढ़ सकते हैं, और ना भी पढ़े तो इतनी समझ आपकी डेवलप हो जाएगी कि आप इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को स्वतः ही सोल्व कर सके, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक न्यूमेरिकल कराना सफिशिएंट होता है, अपन हालांकि बहुत सारे कराएंगे। अगर आपको समझ में आ जाती हैं, केवल एक न्यूमेरिकल सफिशिएंट होता है, बाकी सभी न्यूमेरिकल आप स्वतः ही कर सकते, कुछ है ही नहीं, बस आपको क्या लगानी, इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी, ठीक है। तो करें स्टार्ट प्रोजेक्टाइल। तो कोशिश रहेगी कि आज और कल की क्लास में अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे। कल तो सीट सोल्व होगी, वैसे भी कल तो टाइम कम ही मिलेगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं, ठीक है। तो लिखवाने की जरूरत है कि किसी भी पार्टिकल को थीटा एंगल पे फेंका जाता है, तो उस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, उस पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल कहते हैं, और जो पाथ होता है वो कर्व होता है। लिखवाने की जरूरत है क्या? ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये एम मास की कोई पार्टिकल या बॉडी है, इसको आपने यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी बोल देते हैं, यू बोल देते हैं, थीटा एंगल पे आपने इसको प्रोजेक्ट कराया है, ठीक है। तो आपका जो पाथ होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ पे आपका पार्टिकल लैंड करेगा, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे मोशन के दौरान जो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट होगी, इसको आप h बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को आप कैपिटल R बोलते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए रेंज, ठीक है भैया। यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होगी,
यू कोस थीटा, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, यू साइन थीटा, और जो मोशन होगी वो ग्रेविटी के इफेक्ट में होगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर किसी भी टाइम टी पे आपको वेलोसिटी पूछी जा सकती है, आपको क्या किया जाएगा कि t बराबर 2 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी बताइए। हो सकता है आपसे स्पीड पूछ ली जाए, तो तानसिंह जब स्पीड पूछी जाएगी तो डिफरेंट डिफरेंट आप पहले एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे और वाई डायरेक्शन वेलोसिटी का कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे, फिर v वेक्टर बराबर वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के लिखेंगे और फिर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पूछ ली जाती है तो ये आपका पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो यहाँ पे ये वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी। यहाँ पे ये आपका Vx होगा और ये आपका कंपोनेंट Vy होगा, और यहाँ पे बनने वाला कुछ एंगल ये यहाँ फाई बोल देते हैं इसको। तो इस प्रकार से आपसे पूछी जा सकती है। बना लीजिए डायग्राम। तो यहाँ लिख ली व्हेन पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, और यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप थ्रोन obliquely at an angle theta, then particle will follow parabolic path। पैराबोलिक नहीं लिखना चाहे तो जनरलाइज कर दीजिए और यहाँ पे कर्व लिख लीजिए, पैराबोलिक पाथ, then the motion is known projectile motion and the particle is called as ठीक है। तो यहाँ पे अपन 4x डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन के लिए अपन यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। लिख लिया तो बोलना चाहिए था कि सर रह गया है, भाई आप ही लोगों को लिखवा रहे हैं, तो रह जाए कभी कभार तो बोल दिया करो सर रह गया है, लिखने का टाइम दीजिए। अमर बाबू क्या रिपीट करें? आपने तो बस कह दिया कि सर रिपीट, पूरा लिखा करो प्रॉपर, तो कभी जब आपका कमेंट देखे तो बता सके कम से कम कि क्या रिपीट करना है। कल भी कहा था मैंने, तभी तो एक दो बार और बता देंगे, चीजें तो अपने आप रिपीट हो जाएगी। तो हितेश आगे बढ़े। तो एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं, तो एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे v0 x की अगर अपन बात करें तो कितना है, u cos थीटा है, और ax की बात करें तो वैल्यू कितनी है, 0 है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, vx बराबर यहाँ पे u cos थीटा और प्लस का axt लिखेंगे आप तो 0 हो गया। तो इस प्रकार से आपने लिख दिया।
और x डायरेक्शन में जो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है तो x बराबर s बराबर आप लोग जानते हैं ut प्लस आप at स्क्वायर लिखते हैं और यहाँ पे x डायरेक्शन में लिख रहे हैं आप तो क्या लिखेंगे x आपने लिखा v0 xt प्लस 1/2 x t स्क्वायर। x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे कितना लिख दिया जाएगा v0 x इंटू टी और v0 x की वैल्यू कितनी है भैया u cos थीटा। ये आपने इक्वेशन नंबर 1 दे दी, इसे आपने इक्वेशन नंबर 2 दे दी। यहाँ पे अपन बात करेंगे फॉर y डायरेक्शन। ठीक है, y डायरेक्शन के लिए बात करते हैं तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी को अपन v0 y से लिखेंगे, कितनी है भैया u साइन थीटा। क्लियर है? और यहाँ पे अगर अपन y डायरेक्शन में, अब आपने क्या किया हुआ है, नॉर्मल आप अर्थ से फेंक रहे हैं, इस प्रकार की सिचुएशन है आपके साथ, तो आपने क्या कर रखा है, जहां से फेंक रहे इसी को ओरिजिन माना हुआ है। तो ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव कंसीडर किया हुआ है। ठीक है भैया, तो जनरली ए वाई की वैल्यू अब कौन सी डायरेक्शन में, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में तो यहाँ आप क्या लिख देंगे माइनस का जी लिख देंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे वी वाई बराबर आप लिख देंगे v0 y प्लस ए वाई टी लिखेंगे तो u साइन थीटा और अनुष्का ए वाई की वैल्यू कितनी है माइनस का जी, यहाँ पे माइनस जी टी लिख देंगे। तो वी वाई बराबर u साइन थीटा माइनस का जी टी एंड दैट इज अवर इक्वेशन नंबर। क्लियर है दिव्यांशी? आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखा y, भाई y बराबर यहाँ पे आप लिखेंगे ut और इनिशियल y डायरेक्शन में यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भैया u साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप gt। समझ में तो आ गए ना? ऐसा तो नहीं इनकी पहले इनकी बेसिक फॉर्म लिखूं फिर ये वैल्यूज पुटअप करूं। कल अपन ने काफी डिटेल में इन चीजों पे ही चर्चा की है, तो आई होप आप लोग जानते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट हेडिंग डालेंगे इसमें, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो पार्टिकल जब प्रोजेक्ट किया और लैंड किया उस प्रक्रिया के दौरान जो आपने यहाँ पे जो फ्लाइट रहा है उसका जितने टाइम वो हवा में रहा है उस टाइम को आप क्या बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ठीक है, और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी नो दैट पार्टिकल जो है यहाँ से y डायरेक्शन को ही अपन कंसीडर करते हैं क्योंकि फ्लाइट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? केवल y डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ से यहाँ तक गया पार्टिकल और ये यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट है, यहाँ पे vy की वैल्यू कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। यहाँ से पार्टिकल को आपने कितनी स्पीड दी u साइन थीटा स्पीड दी और इस प्रक्रिया में यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है t टाइम लग रहा है और फिर यहाँ से वापस आएगा पार्टिकल, यहाँ पे वापस आएगा, यही तो आपका सिस्टम बनेगा। तो वी नो दैट एट टॉप मोस्ट पॉइंट एट टॉप मोस्ट पॉइंट वी वाई बराबर ओके। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 वी वाई की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पे u साइन थीटा माइनस आपने
GT लिखा, ठीक है। और यहां से यहां तक आने की प्रक्रिया में भी टाइम कितना लगेगा भैया, टी ही लगेगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टी बराबर यू साइन थीटा अपॉन जी लिखा जाता है, लिख दिया भैया। देन टाइम ऑफ फ्लाइट इसको टाइम ऑफ फ्लाइट को आप कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट इज इक्वल्स टू 2t। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2u साइन थीटा अपॉन एंड दैट इज इम्पोर्टेंट, MTR लगा लीजिए, मोस्ट टू रिमेंबर। ठीक है, क्लियर हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का कॉन्सेप्ट नया। साक्षी आगे बढ़ते हैं और सेकंड पॉइंट लिखेंगे रेंज। तो रेंज की आप बात करते हैं तो रेंज बराबर एंड दैट इज इक्वल्स टू वी, यहाँ पे लिखेंगे आप Vx इंटू कैपिटल टी, ऐसे ही लिखी जाएगी, एंड कैपिटल टी इज टाइम ऑफ फ्लाइट। सो आर Vx की वैल्यू कितनी है आप जानते हैं सर, u cos थीटा, और यहाँ से t की बात करते हैं तो t कितना है 2u साइन थीटा अपॉन, तो यहाँ से रेंज बराबर आ जाती है u स्क्वायर और 2 साइन थीटा कोस थीटा दैट इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। यहाँ पे आपने साइन 2 थीटा अपॉन जी ली। ओके, थर्ड पॉइंट मैक्सिमम। तो सबसे सिंपल फॉर्मूला है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लीजिए वाई डायरेक्शन में, इजी पड़ता है। नहीं तो आप वाई से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप टी की वैल्यू पुटअप करेंगे, टी बराबर कितना पुटअप करेंगे यू साइन थीटा अपॉन जी पुटअप करेंगे, यही तो पुटअप करेंगे। वहां जीरो होने में कितना टाइम लगा, मतलब टॉप तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, और वो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के दौरान आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो आपने फोर्थ इक्वेशन कैलकुलेट की है वहां पे y बराबर आपने लिखा है u साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 इंटू जी टी स्क्वायर। तो वहां पे t के स्थान पे आप क्या पुटअप कर दीजिए u साइन थीटा अपॉन जी पुटअप कर दीजिए, अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा। और एक सबसे अच्छा है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दे। तो सिंस वी नो दैट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं वी वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पे वी जीरो वाई स्क्वायर, वी जीरो को आपने इनिशियल वेलोसिटी दिया था, प्लस यहाँ पे 2ay, और यहाँ पे आपने क्या लिख दिया s लिख दिया, और y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो y लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, when vy tends to 0 then y tends to h, और h का मतलब है मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो यहां से 0 बराबर इसकी वैल्यू v0 y की वैल्यू कितनी है भैया u साइन थीटा, और उसका आप क्या कर रहे हैं
स्क्वायर कर रहे हैं, प्लस का यहाँ पे आपने 2 लिखा, ए वाई की वैल्यू कितनी है माइनस का जी, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया h आ जाएगी। तो h बराबर यहाँ पे आपने लिख दिया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्लियर है। फोर्थ लिखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात करते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन एक समीकरण नंबर 2 की अगर आप बात करें तो आपने लिखा था x बराबर u cos थीटा इंटू टी, लिखा था या नहीं लिखा था। और यहां से वेद आप क्या लिख सकते हैं, t बराबर x अपॉन u cos थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। देन y बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 4 में -1/2 जी टी स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं तो u साइन थीटा, और यहाँ पे t की वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे x अपॉन u कोस थीटा आपने लिखा, -1/2 यहाँ पे g लिखा आपने, और t के स्थान पे आपने लिखा यहाँ पे x अपॉन u कोस थीटा, और इसका आपने कर दिया स्क्वायर। तो यहाँ पे y बराबर यहाँ पे u से u कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x टेन थीटा बन जाएगा माइनस जी एक्स स्क्वायर। देख लीजिए, बाकी मैं समय दूंगा आपको लिखने के लिए। होता क्या है कि फिजिक्स में अगर लिखने में ज्यादा ध्यान रहता है तो बहुत सी बार समझने में टर्म्स छूट जाते हैं। आप जितना कहेंगे उतना टाइम मैं आपको दूंगा, और आप लोगों को टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो फिर मुझे तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो समझते हुए जब कोई डेरिवेशन चल रहा होता है तो उनकी स्टेप को आपको समझना होता है, ठीक है। तो लिखने का प्रोग्राम अपन बाद में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने लिखा y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा जाएगा 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर। तो ये आपने क्या कैलकुलेट कर ली, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट कर ली। इसको अपन आगे और मॉडिफाई करेंगे, पहले आप यहां तक लिखिए। अब अपन ने उसके बाद इक्वेशन नहीं दी ना टाइम ऑफ फ्लाइट में और रेंज में मैक्सिमम हाइट में, इसको भी नहीं देंगे। तो कल अपन शीट को डिस्कस करेंगे, तो सभी बच्चे सोल्व जरूर कर लें, ठीक है। उसमें कोई मक्कारी ना करे, जो होमवर्क दिया जाता है और सोल्व किस प्रकार से करनी है, प्रॉपर सोल्व करनी है। एक अलग से नोटबुक बना लीजिएगा, इसे फेयर नोटबुक बनाइएगा, रफ नोटबुक मत लिखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि कुछ दिन बाद जब आप इनको दोबारा पढ़ेंगे फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। जब आप प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं लिख रहे होते हैं, फिर आपको या तो किसी दोस्त से पूछना पड़ता है या टीचर से पूछना पड़ता है। तो एक प्रॉपर अच्छे से नोटबुक बना लीजिए और एक एक क्वेश्चन को उसमें नोट कीजिए प्रॉपर तरीके से। ऐसा नहीं आपने इस जो पेज मिला आपका, चलो इसमें इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, कल उस पेज का ही पता नहीं है। आपके नोट्स वेल मैनेज होने चाहिए, जो होमवर्क आपको दिया जाता है वो भी एक वेल मैनेज तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि जब आप नवंबर के बाद इनको रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे
तो तब तक आप काफ़ी कुछ चीज़ें भूल भी जाते हैं, क्योंकि जब सब्जेक्ट दूसरा चल रहा होता है, तो प्रत्येक बच्चा क्या होता है रिवाइज़ नहीं कर रहा होता है साथ के साथ। 1 मिनट लूँगा आपका। तो जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको समस्या नहीं आए। एग्ज़ाम टाइम में ना तो आपको कोचिंग आना पड़े, आप आधे घंटे आने में और आधे घंटे जाने में आपका 1 हावर खराब हो जाएगा। उससे बढ़िया है आप क्या करें, प्रॉपर इन जो भी आपको दिए जाते हैं, जो भी असाइनमेंट्स आपको दिए जाते हैं, इनको प्रॉपर लिख लें। आपके पास असाइनमेंट की पीडीएफ होती है और फोटोकॉपी भी आप करवा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर डालिए और सॉल्यूशन प्रॉपर लिखिए। ठीक है? तो यहाँ तक अपन ने लिख लिया था और ये बात दोबारा नहीं कहने की जरूरत पड़े। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपने लिख दिया। अब क्या करते हैं, यहाँ से x tan थीटा को कॉमन ले लेते हैं। तो आपने x tan थीटा को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 माइनस और x बचेगा क्योंकि x तो आपने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे gx अपॉन 2u स्क्वायर और यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे कितना हो गया भाई, टेन थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो x टेन थीटा तो चला गया, नीचे यहाँ पे टेन थीटा बचा, उसको आपने क्या लिख दिया साइन थीटा और ऊपर यहाँ पे क्या लिख देंगे कोस थीटा। समझ में आ गया क्या किया है? और यहाँ पे इससे इसको कैंसिल कर देते हैं आप, तो y बराबर x टेन थीटा और आप बड़े ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे x को अगर मैं छोड़ दूं तो 2u स्क्वायर कोस थीटा साइन थीटा अपॉन जी, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कुछ देर पहले आपने अभी रेंज कैलकुलेट की थी तो x अपॉन r लिख दिया जाएगा। तो इस प्रकार से भी आपसे लिखवा लिया जाता। बहुत सी बार आपसे थीटा टेन थीटा यहाँ से थीटा कैलकुलेट करवा लिया जाता है। आपको बोल दिया जाएगा कि इस पॉइंट से इस कोऑर्डिनेट से आपका प्रोजेक्टाइल पास हो रहा है। जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो इस प्रकार से जाता है और यहाँ पे बोल दिया जाता है ये आपका टारगेट है और यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे, मतलब आपको एक्स और वाई की वैल्यू दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि अगर इसको 20 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं, आपको थीटा नहीं दिया हुआ, मान लेते हैं ये 20 मीटर है, मान लेते हैं ये 30 मीटर है। अब आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे यहाँ पे थीटा पूछा जा सकता है, थीटा देख के क्या पूछा जा सकता है? क्यू पूछा जा सकता है। क्लियर है कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं? तो y बराबर कितना लिख दिया आपने? x टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। आपसे एरिया अंडर द कर्व की बात की जा सकती है, हालांकि कभी पूछा नहीं गया है एरिया अंडर द कर्व। तो आप लोग इंटीग्रेशन को बखूबी जानते हैं और समझते हैं। इस प्रकार से आपका प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, एम मास का कोई प्रोजेक्टाइल है जिसको आपने यू स्पीड से या यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे। तो जाहिर सी बात है इस कर्व के द्वारा जो एरिया अंडर द कर्व होगा उसको आप क्या लिखेंगे? ये आपका y आपने लिख दिया और एक स्लेब आपने काट ली और ये dx हो गया। तो एरिया अंडर द कर्व जो होगा dA बराबर आप क्या लिखेंगे? y dx लिख। टोटल की बात करेंगे तो यहाँ पे y, यहाँ पे आप dx लिखेंगे और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? 0 टू r,0 तक। ठीक है, ये 0,0 है। भाई जाहिर सी बात है x डायरेक्शन में y की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो 0 टू r और यहाँ पे y की वैल्यू रख दीजिए भैया 0 टू r। y की वैल्यू क्या है? x टेन थीटा और यहाँ पे आप लिखेंगे 1 माइनस एक्स अपॉन आर लिखा आपने और यहाँ पे आपने कितना लिख दिया? dx लिख दिया। ठीक है भैया। तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आप ओपन कर लीजिए भैया, तो टेन थीटा को तो आप बाहर निकाल लीजिए और यहाँ पे x मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 बनेगा। भाई यहाँ पे क्या आएगा? x आएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो यहाँ पे x बनेगा और x का आप इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 बनेगा। लिमिट लगाएंगे 0 से r तो r स्क्वायर बाई 2 बनेगा। माइनस यहाँ पे टेन थीटा तो चल ही रहा है साथ में,
अब यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन आर हो गया। एक्स स्क्वायर को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब बाई 3 आएगा। लिमिट लगाएंगे जब आप 0 टू आर तो क्या लिखा जाएगा, आर क्यूब बाई 3 अपॉन आर लिखा जाएगा। ये आर कहां से आए, ये पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। तो एरिया अंडर द कर्व यहाँ पे आर स्क्वायर बाई 2 टेन थीटा है, माइनस यहाँ पे आर स्क्वायर बाई 3 टेन थीटा लिखा हुआ, ठीक है। तो यहां से आपका कितना आ जाएगा, ए बराबर आर स्क्वायर बाई 6 टेन थीटा। दिस इज द एरिया अंडर द कर्व। और अगर आप चाहते हैं तो आर की वैल्यू आप जानते हैं, क्योंकि आर की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की है, यू कोस थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी होती है। उसकी वैल्यू यहाँ पे आप पुटअप कर देंगे, इसको साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख देंगे, जो कट रहा है उसे काट देंगे, जो बचेगा उसे छोड़ देंगे। ये तो सिंपल कर सकते हैं, कर लीजिए नोट। क्लियर हो गया सर, ओके भाई। राम समझ में आ रहा है? पीछे सैनी साहब, टेक्स्ट लिखते हैं, लेंथ ऑफ द ट्रेजेक्टरी, लेंथ ऑफ द ट्रेजेक्टरी। तो लेंथ ऑफ द ट्रेजेक्टरी की बात करते हैं। आप जानते हैं इस प्रकार से आपने पार्टिकल को थ्रो कराया यू स्पीड से किसी एंगल थीटा पर, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये कितना होगा, ये डीएल होगा, होगा या नहीं होगा। और इसको थोड़ा जूम करके देखें तो यहाँ पे इस एक्स डायरेक्शन में एलिमेंट आएगा, वाई डायरेक्शन में भी एलिमेंट आएगा। जाहिर सी बात है एक्स डायरेक्शन में जो एलिमेंट होगा इसको आप क्या लिखेंगे, dx, और वाई डायरेक्शन में यहाँ पे एलिमेंट होगा वो क्या है, dy है या नहीं। तो डीएल पे डीएल वेक्टर बराबर आप क्या लिखते हैं, dx आई के प्लस का dy जे के। लेंथ एलिमेंट ऐसे ही तो लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता। भाई डी आर वेक्टर बराबर आप क्या लिखते हैं, डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के। यहाँ पे 2 डायमेंशन की ही बात कर रहे हैं, तो आपने डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो डीएल में इंटरेस्ट है, इसके मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है, डीएल बराबर। तो यहाँ पे आप क्या ले देंगे, स्क्वायर रूट ले देंगे। तो यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर आ जाता है। यहाँ से आप क्या कर लेते हैं, dx को बाहर निकाल लेते हैं, तो dl बराबर यहाँ पे क्या आ जाता है, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर आ जाता है। इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं dx। इज देयर एनी प्रॉब्लम। और जब आपके पास dl आ गया तो लेंथ ऑफ ट्रेजेक्टरी जो होगी इंटीग्रेशन dl लिखी जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का यहाँ पे होल स्क्वायर लिखा, यहाँ पे dx है 0 से कैपिटल R। अब y कहाँ से आएगा, अपने थोड़ी देर पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट किया है, या फिर वो देगा आपको जो क्वेश्चन कैलकुलेट कराएगा, अगर उसका इंटरेस्ट है आपसे जानने में, तो किसकी वैल्यू देगा, y को x की फॉर्म में देगा। तो वहां से आप क्या कर लेंगे, dy अपॉन dx कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ जो आपका पूरा का पूरा फंक्शन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं बोल देता हूं सिंपल, सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर, dy अपॉन dx
बराबर आप यहाँ पे कितना लिखेंगे, 2x लिखेंगे। तो √1 + 2x, और 2x का आप स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर, तो √1 + 4x स्क्वायर इंटू dx। वो अलग बात है कि फिर इसका इंटीग्रेशन करने में आपको समस्या आ सकती है, √a² + x स्क्वायर का। ठीक है, तो इसीलिए मैंने फॉर्मूला बुकलेट प्रोवाइड करवा दी है। जिसको भी फॉर्मूला बुकलेट नहीं मिली है वो मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है 9079671411। इस पे व्हाट्सअप करके मांग ले। सभी फॉर्मूले जो उसके अंतर्गत लिखे हुए हैं आपको पता होने चाहिए। मतलब जिस एग्जाम की अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम में अपना फॉर्मूले की वजह से एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, और कटता है तो सीधी सीधी अपनी मिस्टेक है। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल लेंथ कैलकुलेट कर ली जाती है। लिखे क्वेश्चन। लिखे क्वेश्चन। लिख दिया आराम। तो आज आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का असाइनमेंट दे दिया जाएगा, तो ऐप पे प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी जिनके पास ऐप में क्या डाउनलोड वही कर सकता है जिसने ऐप से पेज परचेज कर लिया है, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मांग लीजिएगा प्रोजेक्टाइल की सीट। ठीक है, 9 बजे के नहीं 10 बजे के समथिंग मैसेज कर। ठीक है, बड़े आगे लिखे एक क्वेश्चन जो कि जेम के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आफ्टर बीइंग हिट, आफ्टर बीइंग, भाई मैं डायरेक्ट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ एग्जाम्पल इसलिए करवा रहा हूँ, क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया रहना चाहिए किस प्रकार के क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें पूछे जाते हैं। ठीक है, आफ्टर बीइंग हिट अ गोल्फ बॉल, बॉल reach maximum 60 meter with a speed of 20 meter per second right after being right after being hit, the speed of the ball, the speed of the ball, and the option A is 100 meter per second, option B is 80 meter per second, option C is per second, and D is 40 मीटर पर सेकेंड। हाँ बोलिए राम, क्या बोल रहे थे? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जैसे ही किसी गोल्फ बॉल को हिट किया जाता है तो हिट करने की वजह से वो जो प्रोजेक्टाइल पाथ का फॉलो करती है
तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी है भैया, 60 मीटर है। और जब आपकी बॉल मैक्सिमम हाइट पे है तो उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड है। तो आपसे पूछा गया है कि जैसे ही उसे हिट किया गया, आपने जैसे ही उसको हिट किया तो उस समय मतलब आपसे इनिशियल स्पीड पूछी गई है, वेलोसिटी नहीं स्पीड पूछी गई, फर्क है दोनों में। ठीक है, कीजिए सोल्व। आपके पास 1 मिनट का समय है, जरूरी नहीं पूरा सोलो के आंसर आए, केवल टेक्निक बताइए कि कैसे होगा, कॉन्सेप्ट आपका सही होना चाहिए, बाकी तो फिर कैलकुलेशन सिंह करो। अतुल, शाबाश। बेन, जया, ट्राई कीजिए। हितेश, प्रोसेस इज गोइंग ऑन। कुमकुम, हो जाएगा। एनी आइडिया? ओके, तो सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। आप नॉर्मल डायग्राम बना लिया कीजिए पहले। मैकेनिक्स में इजी पड़ता है, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, अगर उसका डायग्राम बन सकता है पहले डायग्राम बना लीजिए, ताकि प्रॉब्लम को विजुलाइज करने में आसानी रहती है। यहाँ पे बॉल रखी हुई थी, इसको आपने हिट किया, हिट करेंगे तो जाहिर सी बात है इसके पास मान लेते हैं v0 वेलोसिटी आ गई, और जैसे ही हिट होगी ये क्या करेगी, इस प्रकार से प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी। ठीक है, v0 ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे मैक्सिमम हाइट की बात करें तो वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 60 मीटर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जानते हैं कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है वहां पे जो आपकी पार्टिकल के पास वेलोसिटी होती है वो केवल और केवल एक्स डायरेक्शन में होती है, मतलब इसी डायरेक्शन में। ठीक है, और इसने इस पे 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। अब यहाँ पे वी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे बताएंगे वी की वैल्यू तो 0 है, और यहाँ पे जो वी है इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू डिफाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं v की बात करूंगा तो अंडर रूट स्पीड का, तो यहाँ पे स्पीड लिखा हुआ है, और कोई भी टर्म लिखा जाता है तो उसको आप नेग्लेक्ट नहीं करें क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी में फर्क होता है, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, एंड इन दैट सिचुएशन vy 0 तो ये किसके बराबर होगा, vx के बराबर होगा, और इसकी वैल्यू कितनी दे दी आपको, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भैया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो vx की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब यहाँ पे vx आपने कैलकुलेट कर लिया, शुरुआत में कितनी वेलोसिटी से आपने फेंका, एंगल थीटा है, तो यहाँ पे v0 कोस थीटा, और एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v0 साइन। तो यहां से आपने लिख दिया v0 कोस थीटा बराबर कितना है, vx बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अब अपने को यहाँ पे 60 मीटर हाइट दी गई है भैया। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, तो वी वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पे v0 वाई स्क्वायर प्लस का 2a वाई, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी टॉप पॉइंट पे, इनिशियल कितनी है भैया, v0 साइन थीटा, और इसका आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया माइनस का 2, ए वाई की वैल्यू कितनी रख दी आपने, डी रख दी है भैया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 60। तो v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी जो वैल्यू आएगी 120, तो ये वैल्यू 100 आ जाएगी भैया। ठीक है, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2, ओके,
तो V0 यहाँ पे कोस थीटा है तो V0 कोस स्क्वायर थीटा, V0 स्क्वायर, तो V0 स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की बात करते तो वैल्यू 1 हो जाएगी। ये यहाँ पे आपने 1200 लिखा हुआ है और यहाँ पे 20 का आप स्क्वायर करेंगे तो 400 आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1600 एंड V नोड इज इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकेंड। दैट्स ऑल, कर लीजिए नोट। आईआईटी जेम में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट एक सिस्टमेटिक मैनर में पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं, कुछ क्वेश्चन उसमें इजी होते हैं। बस आईआईटी जेम के लिए जो जितनी अच्छी मेहनत करता है, रेगुलरिटी और हार्डवर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपकी एक्यूरेसी का विशेष ध्यान रखिए। एक तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन नॉर्मल लेवल के आते हैं, जब आप पेपर दे के आएंगे और 1-2 घंटे बाद खाना खा पी के उसे देखेंगे तो आप ये कहेंगे सर ये भी आता था, ये भी आता था, ये भी आता था, बट पता नहीं सर वहां क्या हो गया। तो इन फ्यूचर अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बस क्वेश्चन को प्रॉपरली अपने को पढ़ना है। अतुल ऐसे ही किया था, शाबाश, बहुत बढ़िया। लिखते हैं एक क्वेश्चन जो कि जेम में पूछा गया था। ठीक है, तो लिखिए, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड 2007 में पूछा गया था। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द ओरिजिन, a projectile is fired from the origin or at an angle of at an angle of 45 degree from horizontal. लिखिए आगे, at the highest point P, at the highest point P of its trajectory, the radial and the radial and the transverse, the radial and the transverse components of its acceleration in terms of g, in terms of g। ठीक है, ए ऑप्शन लिखेंगे, ए आर बराबर 2g अपॉन रूट 5, 2g अपॉन रूट 5, ए थीटा इज इक्वल्स टू g अपॉन रूट 5। सी ऑप्शन लिखेंगे, ए आर इज इक्वल्स टू g अपॉन रूट 5 और यहाँ पे ए थीटा बराबर 2g अपॉन रूट 5। यहाँ पे बी ऑप्शन लिखेंगे आप,
ए आर बराबर माइनस का 2g/√5 और ए थीटा इज इक्वल्स टू आप लिखेंगे माइनस का g/√5। डी ऑप्शन की बात करेंगे आप तो ए आर बराबर आप लिखेंगे माइनस का g/√5 और यहाँ पे ए थीटा बराबर आप लिखेंगे माइनस का 2g/√5। कर लीजिए नोट। तो यहाँ पे एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट काम में आएगा, रेडियल कंपोनेंट और ट्रांसवर्स कंपोनेंट। तो जब एक प्लेन में आपका पार्टिकल मोशन करता है तो उसकी सिचुएशन है, तो मैं बताऊंगा इसको आपको। हालांकि कल तो नहीं, परसों की क्लास में अपन पढ़ लेंगे मोशन इन अ प्लेन की। जब बात करेंगे तो वहां पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में और पोलर कोऑर्डिनेट में, तब और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लिख लिया क्वेश्चन, करें स्टार्ट। सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखिए, एक प्रोजेक्टाइल को कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है? थीटा बराबर 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसका मोशन रहता है। और आपसे क्या पूछा गया है? फ्रॉम ओरिजिन एट द हाईएस्ट पॉइंट पी ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी। इसके हाईएस्ट पॉइंट पी पे आपको बात करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, जो जी की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर नीचे की ओर होगी। और यहाँ से रेडियल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? यहाँ पे रेडियल वेक्टर बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स पोजीशन वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर की बात कर लेते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? आर केप हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर अपन थीटा केप की बात करें तो आर केप के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है ये क्या होता है? आपका थीटा केप होता है। ठीक है, आर केप और थीटा केप एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट से अपन समझते हैं। और इस डायरेक्शन को आप ट्रांसवर्स डायरेक्शन बोलते हैं और इस डायरेक्शन को आप रेडियल डायरेक्शन बोलते हैं। लिख लीजिए यहाँ, ये हो गई आपकी रेडियल डायरेक्शन। हालांकि आप लोग जानते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपने पढ़ा है, क्योंकि आर और थीटा का जिक्र स्कूलिंग लेवल पे भी हो जाता है। और थीटा के इसको आप क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका प्रोजेक्टाइल है इस प्रकार से v0 वेलोसिटी से किसी एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया गया है। जो आपका पोजीशन वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल, जो आपका आर वेक्टर है ये, ठीक है, ये कितना एंगल बना रहा है? फाई एंगल बना रहा है। किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है भैया, यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये एंगल पाई है। यहां से आप क्या करते हैं? कंपोनेंट्स ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। तो जी का एक कंपोनेंट तो इधर आएगा और जी का एक कंपोनेंट इधर आएगा। अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं तो ये एंगल कितना है भैया? फाई है। ये कितना है? 90 डिग्री है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस फाइव हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? फाइव हो जाएगा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जी का इधर कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा? जी कोस फाई लिखा जाएगा। और इधर कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो कितना लिखा जाएगा भैया? जी साइन फाई लिखा जाएगा। क्लियर है? तो रेडियल डायरेक्शन में भैया यहाँ पे बताएंगे ए आर की वैल्यू। रेडियल डायरेक्शन क्या है? ये आर के में आपका जो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है? माइनस आर केप डायरेक्शन में आ रहा है। तो ए आर की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? माइनस का जी साइन। ठीक है, और ए थीटा की वैल्यू कितनी रखी जाएगी? थीटा केप की डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट? ये है। और यहाँ पे जो डायरेक्शन आ रही है अपोजिट आ रही है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? माइनस का जी। ठीक है, अब आपका टारगेट इस फाई को कैलकुलेट करना। कीजिए कैलकुलेट। इस फाई को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? ये एच है, ये कितनी है? आर बाई 2।
भाई जब प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, तो ओरिजिन से अगर उसकी डिस्टेंस देखी जाए तो ये r/2 होते, एकदम मिड में होता है ये, तो ये r/2 होती है। हो जाएगा अतुल? सोच के पेन चलाना होता है भैया, बैठना नहीं होता है क्लास में। कीजिए ट्राई, हो जाएगा। तो देखिएगा, आपको 10 फाई कैलकुलेट करना है। 10 फाई बराबर यहाँ पे कितना होगा, ये सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है उसका, h, और बेस की बात करें तो r/2, तो कितना लिखा जाएगा, 2h अपॉन r लिखा जाएगा। तो 2h की वैल्यू लिख देते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे r की वैल्यू लिखेंगे, तो r की वैल्यू क्या लिखी जाती है, यहाँ पे 2 u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा और अपोन में g लिखा जाता है। ऐसा ही लिखा जाता है भैया, नहीं लिखा जाता क्या? जो कट रहा है उसे काट देंगे, ठीक है। जी से जी कैंसिल है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ साइन थीटा से कैंसिल हो गया, कितना बन गया, 10 थीटा। तो 10 फाई इज इक्वल्स टू 1/2 10 थीटा बन जाता है। थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, π/4 दी गई है, 45 डिग्री दिया हुआ है। एम आई राइट? 10 π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सो 10 फाई 1/2 लिखा हुआ। क्वेश्चन आपको दिए जाते करने के लिए, और आप लोगों से जाहिर सी बात है, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, काफी दिनों से आपके टच में चीजें नहीं है, तो ऐसा एक्सपेक्ट ना करें, अपने आप से ओवर एक्सपेक्ट ना करें कि पहले ही बार में सभी क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक है, तो 10 फाई, अब साइन फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो साइन फाई की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√5 आएगी, और कोस फाई की वैल्यू 2/√5 आएगी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ये बेस है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। तो साइन फाई की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 1/√5। तो यहाँ पे ए आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, माइनस का g/√5 एंड ए थीटा की वैल्यू माइनस का 2g/√। क्या पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब आप बात करते हैं, इस प्रकार से देख लीजिएगा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम सर्कुलर सर्कल से समझ लीजिएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ये पॉइंट आपका पी हो गया, तो यहाँ पे आर की डायरेक्शन ये हो जाएगी रेडियल डायरेक्शन में। जो थीटा देखा जाता है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखा जाता है, और जब भी थीटा केप की डायरेक्शन देखी जाती है इस पॉइंट पे, तो जिस भी पॉइंट पे थीटा केप की डायरेक्शन, एंगल की डायरेक्शन आपको देखनी है, उतनी रेडियस का क्या बना दीजिए, सर्कल बना दीजिए, और उस सर्कल पे आप क्या कर दीजिए, टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ थीटा केप। हमेशा ऐसे ही कैलकुलेट की जाती है। क्लियर है? थीटा केप कैलकुलेट करना है, कभी भी आपको एंगल की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है ऐसे ही। सर आपने टेंजेंट का मुंह इधर ही क्यों रखा, इधर क्यों नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा के आपने एरो लगा रखा है काउंटर क्लॉकवाइज लगा। ठीक है, तो पार्टिकल इस प्रकार से मूव। ठीक है, क्लियर हो गया? लिखिए एक क्वेश्चन जो कि होमवर्क है आपके लिए, जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च करके लाइएगा, दिमाग लगाएगा केवल, सोल्व होने में तो इसमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा केवल,
वो मुझे नहीं लगता आप लोगों को कुछ एक को आता होगा, हो सकता है। तो एक कॉन्सेप्ट का इसमें यूज होगा, बट मैं चाहता हूं कि टीआईएफआर का क्वेश्चन एक बार आप इस पे सोचे और आपको पता लगेगा, अप्रोच पता लगेगी आखिरकार टीआईएफआर में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार आप ट्राई करेंगे और नहीं होगा तो फिर मैं तो करवाऊंगा इसे ही। तो 2013 में पूछा गया था, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड vertically vertically from the top of from the top of a tower। एक टावर है आपका, उससे क्या किया जा रहा है, एक स्टोन को, पत्थर को ड्रॉप किया जा रहा है एट द हाइट ऑफ 40 मीटर। एट द सेम टाइम एट द सेम टाइम at the same time a gun is aimed, a gun is aimed directly, ये भी मैं ट्रांसलेट कर दूंगा जिसको दिक्कत आएगी, एट द स्टोन, एट द स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड at a horizontal distance, at a horizontal distance of 30 meter, distance 30 from the base of the tower, of the, ठीक है, from the base of the tower, and if the bullet is fired, and if the bullet is fired from the gun, from the gun to hit the stone, to hit the stone, to hit the stone before it reach, before it reach ground। ये आवाज कैसी आ रही, बिफोर इट रीच ग्राउंड द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, द कोमा लगा के लिखिए, द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द bullet, the minimum velocity of the bullet must be approximately, must be approximately। ए ऑप्शन है 57.4 मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन है 27.7 मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन है 17.7 मीटर पर सेकेंड, एंड द डी ऑप्शन इज 7.4 मीटर पर सेकेंड। तो एक बार क्वेश्चन को समझ लेंगे, ठीक है, यहां तक तो लिख लिया होगा। एक इस प्रकार से आपकी सिचुएशन है, ये आपका टावर है, हाइट कितनी दी हुई है भैया टावर की, 40 मीटर, और यहां से 30 मीटर डिस्टेंस पे यहाँ पे आपकी बुलेट है,
और यहाँ से जिस टाइम पे स्टोन छोड़ा जाता है उसी टाइम पे यहाँ से गन को डायरेक्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे निशाना लगाया जाता है। इस प्रकार से अपन तो बैरल टाइप बना देते हैं। ठीक है, और आपसे कहा गया है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए बुलेट की, ताकि वो इस स्टोन के नीचे गिरने से पहले इसको क्या कर ले, हिट कर ले। तो सिचुएशन कैसी होगी, नीचे की ओर आएगा और मान लेते हैं ऐसी सिचुएशन रहेगी, सिचुएशन ऐसी ही रहेगी। क्लियर है? ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपने पार्टिकल को ड्रॉप किया, तो हिंट दे रहा हूं, हिंट इसमें आप जो यूज करेंगे, अब यहाँ पे मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v है, ये एंगल थीटा है, तो जितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा उतने ही टाइम में ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से यहाँ पहुंचना है भाई। बुलेट इसकी रेंज इतनी होनी चाहिए भाई, उतने ही टाइम में आपकी बुलेट यहाँ से यहाँ पहुंचनी चाहिए। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनको फिक्स तरीका होता है, इसी प्रकार से किया जाता है। अगर नहीं सर हम ऐसे नहीं करेंगे तो फिर इनके आंसर नहीं आएंगे। फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं ये, तो आपको क्या करना होता है, यहाँ से ड्रॉप कराना होता है एट अ टाइम, उसी समय आप क्या कर रहे होते हैं, यहाँ से बुलेट फायर कराई जाती है। और अब आपसे कहा गया है बुलेट की मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ताकि वो इसे हिट कर सके। अब यहाँ से जितने टाइम में यहाँ पहुंचेगी उतने ही टाइम में आपको 30 मीटर डिस्टेंस कवर करनी नहीं करनी भाई। अगर व्यक्ति, जैसे बहुत सी बार क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है, मैंने कोई बॉल गिरा दी, अब बॉल में यहाँ से गिराऊंगा यहाँ पे पहुंचेगी, और बोल दिया जाता है कि 30 मीटर डिस्टेंस पे कोई व्यक्ति खड़ा है और वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलता हुआ इसको क्या करेगा, कैच करेगा। तो आपको क्या करवाना है, कैच करवाना है। तो जितने टाइम में बॉल यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगी उतने ही टाइम में यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हुए व्यक्ति को कहाँ पहुंचना पड़ेगा, यहाँ पहुंचना पड़ेगा। तभी तो क्या होगा, एकदम उसके नीचे होगा। होगा या नहीं होगा? क्रिकेट को आप बहुत अच्छे से समझते हैं तो कैच करना भी आप काफी बखूबी समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि सारा जो खेल है यहाँ पे आपसे v पूछा है ना, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, v cos थीटा, और इधर v sin थीटा। बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन v sin थीटा, क्योंकि आपको तो हिट करानी है तो उतने ही टाइम में 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूं, v cos थीटा इंटू t, और ये किसके इक्वल रहेगा, 30। तो आप टी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई? तो इसको करके लाइएगा आप, और नहीं होता है तो फिर करवाएंगे तो सही। अब इसको जो डायरेक्ट, अब बहुत सौ के मन में सर ये एंगल थीटा कहां से लाएंगे, तो आपने सीधा डायरेक्ट करवाया, मिल गया थीटा कितना होगा, टेन थीटा बराबर 4/3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा बराबर 4/3, थीटा आपके पास है, बी आपको कैलकुलेट करना है, और टी कहां से कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ। तो एक बार आप घर पे ट्राई कीजिएगा। और ये क्वेश्चन किस में पूछा गया है, TIFR में पूछा गया है, फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जब मैं कोलिजन पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि इलास्टिक कोलिजन में इनका भी यूज होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन का भी यूज होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगेगी। किस प्रकार से 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बॉल को छोड़ दिया, अब बॉल छोड़ दी आपने, यहाँ से क्या किया, बॉल को छोड़ा तो ये गिरेगी, फिर ये क्या करेगी, इस प्रकार से जंपिंग करेगी नहीं करेगी। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनके बारे में भी अपन चर्चाएं करेंगे। ठीक है, बट कब, जब अपन कोलिजन के बारे में बात करेंगे, इलास्टिसिटी के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, क्लियर है, करके लाएंगे। और एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप क्लास पढ़ने आए तो जो आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है उसको जरूर पढ़ के आए। उससे क्या होता है, जब आप क्लास में आते हैं तो कॉन्फिडेंट रहते हैं कि जो पुराना पढ़ाया है वो जब क्लास में यूज होगा तो आप उसको एक्यूरेट अप्लाई कर पाएंगे, उससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। और ये कॉन्फिडेंस ही होता है जो आपके इंटरेस्ट को इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, तो ये नियम बना ले, जब भी आप क्लास लेने आ रहे हैं तो एक बार देख ले कौन कौन सा तो होमवर्क दिया हुआ है, अपन ने कितना अटेम्प्ट कर लिया, इस काम को जरूर करके आए। और पिछले 2 दिन का जो पढ़ाया जाता है हमेशा रिवाइज करके ही क्लास में आए। ठीक है, जिससे कभी भी आपको क्लास में जब बैठे हुए हो
तो ऐसी फीलिंग ना आए कि मुझे पुराना नहीं आता, पीछे पेज पलट के आपको देखना पड़े कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए। ठीक है, राधे राधे।